साथियों नमस्कार। साथियों 3 मई को कनाडा डिक्लेयर करता है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट उसके यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, यानी कि कनाडा की सुरक्षा के लिए खतरा है। 4 तारीख को चुनावों का रिजल्ट आता है जिसमें बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात होती है। और 5 तारीख को हम देखते हैं कि हमारे पंजाब में 2 जगह पर डिफेंस के कैंप्स के सामने ब्लास्ट हो जाता है, आईईडी ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी बाद में खालिस्तानी लोग ले लेते हैं। ये जितनी भी घटनाएं हैं मात्र संयोग है या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं? इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, 3 तारीख को कनाडा ने डिक्लेयर किया कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हमारे लिए खतरा हैं। वो कनाडा जो इन लोगों को पनाह देता था, वो कनाडा जो खालिस्तानियों के लिए आगे आकर के भारत से लड़ने को तैयार था, मतलब ट्रेड में, रिलेशंस में, वो जस्टिन ट्रूडो जिसने भारत के साथ संबंध पूरी तरह से खत्म कर दिए थे सिर्फ इन खालिस्तानियों के लिए, आखिर कनाडा की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसे खालिस्तानियों को अपनी सुरक्षा का खतरा बताना पड़ रहा है? मार्क कार्ने की ऐसी कौन सी मजबूरी है? इस पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है कनाडा की मजबूरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो ये कि ऐसा क्यों हुआ कि चुनाव के जस्ट अगले दिन ही अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा पंजाब के 2 ठिकानों पर। ये जो पूरा अटैक है इसमें पाकिस्तान का लिंक पाया जा रहा है, इसलिए मैंने बोला कि पाकिस्तान के द्वारा। इसमें अमृतसर और जलंधर 2 शहरों की बात हो रही है जहां पर बीएसएफ के कैंप के बाहर स्कूटर पर ब्लास्ट होता है। जिसका स्कूटर था वो डिलीवरी बॉय था, उसका कहना यह था कि भाई मेरे स्कूटर पर किसी ने कुछ फेंका था, वो स्कूटर के साथ फटा है। और किसी का कहना यह है कि स्कूटर में ही फिट था, वो फट गया है। आईईडी ब्लास्ट था जिसमें मेटल के कई सारे टुकड़े थे। बाकायदा लो स्केल का ब्लास्ट किया गया था, लेकिन इस तरह से किया था कि लगे कि हाँ ये ब्लास्ट किया गया है, कोई ये ना समझे कि स्कूटर में कोई माल फंक्शन हो गया और फट गया। तो जानबूझ करके ब्लास्ट किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पंजाब इलेक्शन की वजह से किया गया है? भगवंत मान कह रहे हैं कि बीजेपी ने कराया है, उनको चुनाव लड़ना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भगवंत मान की पुलिस और सुरक्षा में बिल्कुल इतनी चूक है कि वो इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं। पुराने इतिहास निकाल के देखते हैं तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का काफ़ी संबंध दिखाया जाता है, खालिस्तानियों के साथ उठना बैठना दिखाया जाता है। कुमार विश्वास ने इस बात को खुद बोला है। और अगर हम वर्ल्ड की क्रोनोलॉजी देखते हैं तो ये पाते हैं कि कनाडा इस समय खालिस्तानियों को पनाह देने के मूड में नहीं है, इसलिए खालिस्तानी अब वापस भारत में एक्टिवेट होकर के यहाँ से आंदोलन चलाना चाह रहे हैं। एक थ्योरी और पता चलती है कि पाकिस्तान जो लगातार हमारे कश्मीर में किसी ना किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता था, आतंकी हमले करता रहता था, उस पाकिस्तान को अभी आतंकी हमले करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारे यहाँ कोई दूसरी जो लूपहोल है उसको एक्टिवेट करना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान को लग रहा है कि क्यों ना खालिस्तानी मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए दोबारा, तो भारत कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि हम अगर टेररिस्ट अटैक करते हैं तो फिर भारत ऑपरेशन सिंदूर चला देता है और हमें तोड़ देता है बुरी तरह से। लेकिन खालिस्तानी कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं करते रहेंगे तो भारत हम पर डायरेक्टली हमला नहीं कर पाएगा। इसके लिए अब इससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड और बताता हूँ, फिर मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा अच्छे से। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के 3 टुकड़े किए गए। लोग कहते हैं 2 टुकड़े, 3 हुए थे। जो आज एक हमारा देश है ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दिख रहा है, ठीक है। पहला आपने फॉल्ट लाइन यहां पर क्रिएट करी, दूसरी फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई, पाकिस्तान ने कश्मीर में आकर के कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल उस पूरे मामले को सुलझा लेते और ये मामला हमेशा के लिए सेटल डाउन हो जाता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस मामले को यूएन में लेके चले गए। वो यूएन जो इसराइल का मसला सॉल्व नहीं कर पाया, वो यूएन जो दुनिया का कोई मसला सॉल्व नहीं कर पाया, वहां पर कश्मीर का मुद्दा ले जाके डाल दिया और तब से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और पीओके खिंच गई है। जब से हम देख रहे हैं एलओसी खिंच गई है, तब से हम देख रहे हैं कि पीओके का मुद्दा चला ही जा रहा है और इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। तो एक फॉल्ट लाइन क्या हुई, हमारा कश्मीर। विद द टाइम हम देख रहे हैं एक फॉल्ट लाइन और तैयार की गई, कुछ लोगों को और भड़काया गया और यहां पर फॉल्ट लाइन तैयार की गई जिसे बोला गया खालिस्तानी मूवमेंट। इसमें भी पाकिस्तान का हाथ था। धीरे धीरे बाद में जितने भी लोग खालिस्तानी मूवमेंट चलाना चाहते थे वो कनाडा चले गए, वहां से मूवमेंट चला रहे थे। फिर विद द टाइम हम देख रहे हैं 1931 से लेके 1961 तक, इस 30 साल में बड़े स्तर पर हमारे नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन हुए। यहां पर क्रिश्चियनिटी को अपनाया गया, थोपा गया और कई इंसर्जेंट ग्रुप यहां पे पैदा किए गए जो अलग अलग ट्राइब्स के अनुसार अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे और बाद में तो कुछ ग्रुप तो देश की मांग करने लगे, जिसमें आज हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के रूप में एक समस्या खड़ी की गई, जिसको काफी हद तक कर्ब किया गया, लेकिन अभी भी समस्याएं हैं। फिर हम देख रहे हैं कि 1967-8 के आसपास
धीरे धीरे नक्सलिज्म स्टार्ट होता है और नक्सलिज्म हमारा पूरा ये नॉर्थ वाला बेल्ट है इसको कवर कर लेता है और ये ईस्ट वाला बेल्ट है इसको कवर कर लेता है और इस पूरे बेल्ट में नक्सलवाद फैल जाता है। फिर हम इस समस्या से भी जूझ रहे थे। धीरे धीरे हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाता है और उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, और यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदू मुसलमान के दंगे होना स्टार्ट हो जाते हैं। विद द टाइम तमिलनाडु में हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में तमिल अस्मिता की बात आने लग जाती है और एक आंदोलन चलाया जाता है कि हम तमिल हैं, हमें द्रविड़ नाडु चाहिए, हम अलग भाषा बोलेंगे, हमारी भाषा हमारी है, हम पर हिंदी मत थोपो। तमिल वर्सेस हिंदी, नॉर्थ वर्सेस साउथ, द्रविड़ नाडु की मांग, इस तरह की चीज़ों को उठा करके बार बार तमिलनाडु में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि एक बड़े स्तर पर यह कोशिश की जाती है कि हमारे देश में टेरर अटैक किए जाएं। कभी महाराष्ट्र में मुंबई ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कभी ट्रेन ब्लास्ट हो रहा है, कभी गुजरात में हम देख रहे हैं कि पूरी पूरी ट्रेन को जला दिया जा रहा है। एक के बाद एक देश में ब्लास्ट किए गए और जितने पोर्शन बचे हुए हैं इन पोर्शंस में खूब ब्लास्ट हुए। आदमी में इतना डर बैठ गया था कि जो बसेस चलती थी सरकारी बस, उसकी सीट के पीछे लिख दिया जाता था कि बैठने से पहले एक बार चेक कर लें कहीं कोई लावारिस चीज़ तो नहीं पड़ी, वो एक बम भी हो सकता है। इस तरह की बातें की जाती थी क्योंकि इतना ज़्यादा खतरा बढ़ गया था। तो दुश्मनों के पास हमारे देश की कई कमजोरियां लग चुकी थी जिनको लूपहोल्स बनाया था, जिन्हें फॉल्ट लाइन बनाया था और उसका इस्तेमाल दुश्मन समय समय पे करता रहा है। विद द टाइम जब सरकारों ने प्रयास किया तो खालिस्तानी मूवमेंट को काफी हद तक दबा दिया था इंदिरा गांधी ने, जिसमें अजीत डोभाल साहब का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब ये वापस धीरे धीरे पिछले 5-6 साल से उभर के आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर दब जाता है, फिर उभरता है, फिर दब जाता है। कश्मीर की समस्या को सुलझाने में देखिए कितने साल लग गए, 370 हटाई, उसके बाद भी कई हमले हुए, आतंकी हमले हुए और अभी भी हम कश्मीर को सेटल डाउन करने में लगे हुए हैं। पीओके अभी पेंडिंग ही है। इधर हाँ एक चीज़ है, नक्सलवाद, इसको हमने खत्म कर दिया है और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को भी काफ़ी कम किया है, परंतु अभी भी हम देख रहे हैं कि मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंसा करा के इसको तो लगातार जलाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोशिश लगातार हो रही है। ठीक है जी। टेररिस्ट एक्टिविटीज जो अन्य प्रदेशों में होती थी उनको बहुत हद तक बंद कर दिया है, होती ही नहीं है। एक दिल्ली में जरूर अभी ब्लास्ट हुआ था कुछ समय पहले, जो कार फट गई थी। उसके अलावा हम देख रहे हैं कश्मीर के अलावा कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी देखने में नहीं आई है। पर खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट करने का प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। अब पाकिस्तान इसे क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को जाहिर सी बात है कि भारत को परेशान करना है, डायरेक्ट हमला कर नहीं पा रहा, तो खालिस्तानी मूवमेंट उसके लिए एक सहारा है। कनाडा पीछे हट गया है कि भाई हम तो अपने यहाँ पर भी एक्टिविटी नहीं होने देंगे, तो खालिस्तानी कहीं ना कहीं तो करेंगे, तो उनके लिए भी एक मैदान बन गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन बात है, वो है ड्रग्स। ये जितना भी खालिस्तानी, सो कॉल्ड खालिस्तानी मूवमेंट है, वैसे खालिस्तान नाम की कोई जगह इस देश में, इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसको बस संबोधित करने के लिए बोला जाता है। मैं जब भी खालिस्तानी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी जगह को संबोधित कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो लोग जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इसलिए मैं खालिस्तानी मूवमेंट बोल रहा हूँ। तो खालिस्तानी मूवमेंट जो सो कॉल्ड चलाया जा रहा है, ये उन लोगों के द्वारा चलाया गया जो ड्रग्स के आदी हो चुकी हैं, जिन्हें हर हाल में ड्रग्स चाहिए। ड्रग्स क्यों चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि 1960 के दशक में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, जिससे HYV, सीड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, इन सब के माध्यम से खेती में बूम आया था बड़े स्तर पर। जो बूम पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा देखा गया था। पंजाब में किसानों के पास बड़े बड़े खेत होते थे, खेतों का बंटवारा होता नहीं था, तो पैदावार अच्छी होती थी और इस हद तक बूम आया था कि किसान अमीर होने लगे, किसानों के बेटे अमीर होने लगे, किसानों के बेटे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने लगे। अब जब खेती से ही इतना पैसा आ रहा है तो कोई पढ़ाई लिखाई पर खर्चा क्यों ही करेगा? तो फिर कोई क्यों सोचेगा मैं सरकारी नौकरी करूंगा या बिजनेस खोलूंगा या कोई और काम धंधा करूंगा? फिर तो आदमी ये सोचता है ज़्यादा पैसा हो जाए तो कनाडा चले जाओ, कनाडा में जाके बस जाओ, और यहाँ बैठे हुए हो तो खाली बैठे हो, खाली दिमाग शैतान का घर। कनाडा में भी जाओगे तो खाली बैठे हो, खाली दिमाग शैतान का घर। अब शैतान का घर जब भी दिमाग होता है, खाली दिमाग होता है, तो सबसे पहले नशा पकड़ता है। और नशा पकड़ने में इन्होंने धीरे 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 ड्रग्स पकड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि बड़ी आसानी से पाकिस्तान के माध्यम से ड्रग्स जो है हमारे पंजाब में, हमारे देश में एंटर कराया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसको कहते हैं गोल्डन क्रीसेंट,
चांद होता है, चांद के आकार को क्रीसेंट कहा जाता है। गोल्डन क्रीसेंट यानी कि ये 3 देश वो हैं जहां अफीम सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ से अफीम को भारत में एंटर कराया जाता था और विद द टाइम भारत में एंटर कराने के लिए अच्छे अच्छे रास्ते बना लिए गए थे। जैसे पंजाब में अंदर एक टनल बनाई गई, उस टनल के माध्यम से एक बच्चे को भेज देते थे, वो ड्रग्स पहुंचा देता था। अब जैसे जैसे ड्रोन्स आ गए, छोटे छोटे ड्रोन्स, तो ड्रोन्स के माध्यम से पंजाब में एंटर करा दिया जाता है। पूरे पंजाब को नशेड़ी बना दिया गया, पंजाब को ड्रग्स की लत लगा दी गई। अब कई युवा ऐसे भी थे जिनके पास उतना पैसा नहीं था कि ड्रग्स भी खरीद सके। उन युवाओं को ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, तो उनको खालिस्तान मूवमेंट चलाने में आगे किया जाता था। जैसे आतंकी लोग होते हैं, वो उन आतंकियों को आगे कर देते हैं जो गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं, उन्हें किसी तरह से ब्लास्ट करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर इनको खालिस्तान मूवमेंट चलाने के लिए आगे भेज दिया गया और भेजा जा रहा था। तो भरपूर मात्रा में ड्रग्स इनको दिया जाता था और इनसे ही मूवमेंट चलवाया जाता था। ऐसा ही जो कनाडा में रहकर के खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं, उनको भी ड्रग्स दिया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जैसे मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, इन तीनों देशों में बड़े स्तर पर लोगों को आदत पड़ गई है ड्रग्स की। यहाँ की अच्छी खासी इकोनॉमीज है, काम धंधे की उतनी टेंशन है नहीं, ऊपर से खालिस्तान जैसा एक फितूर और दिमाग में डाल दिया है। तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उनको ड्रग्स की आदत पड़ गई थी। तो ड्रग्स के नशे में उनसे किसी भी तरह का आंदोलन चलवा लो, कोई भी काम करवा लो, 5-7 लोग मिलकर के उनको ड्राइव कर रहे थे, इस तरह का आंदोलन चलवा रहे थे। अब क्या हुआ है, कनाडा अचानक से कैसे सुधर गया, या अचानक से उसे कैसे लगने लगा कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म उनके देश के लिए खतरा है? उसका बहुत बड़ा कारण है यूएसए, या कहें कि ट्रंप जी। ट्रंप ने हाल ही में कनाडा पर कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह की बातें कनाडा को लेकर के कहीं कि कनाडा को हम अपना 51वां राज्य बना लेंगे, कनाडा तो हमारा ही है। तो यहाँ से कनाडा और यूएसए के रिश्ते खराब होने लगे। विद द टाइम यूएसए को यह भी दिक्कत होने लगी कि कनाडा यूएसए की बात मान क्यों नहीं रहा, यूएसए और कनाडा में जो बात पहले थी वो अब क्यों नहीं रही। तो इस बात को लेकर के टेंशन्स बढ़ती गई। कनाडा को भी लगा कि यूएसए जिस तरह से धमका रहा है, ट्रंप जिस तरह से हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा का जो 90% जो एक्सपोर्ट है वो यूएसए में होता है और 80% इंपोर्ट भी यूएसए से ही होता है। यानी कनाडा पूरी तरह से यूएसए पे डिपेंडेंट था। जैसे ही कनाडा को लगा कि यार यूएसए तो कल को हमें ब्लैकमेल कर सकता है, हमें रातों रात बर्बाद कर सकता है, तो कनाडा ने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा फैलाने का प्रयास किया, जिसमें उसने बड़ा कदम उठाया चाइना के साथ। कनाडा ने कहा कि जो टैरिफ हमने चाइना पे लगा रखे थे कि चाइना के जो ई व्हीकल हमारे देश में आने चाहिए थे, जो आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस पर 85% का टैरिफ लगा रखा था कनाडा ने। यानी कि जो व्हीकल 1 लाख का है वो 1,85,000 का पहुंच रहा था कनाडा में चाइना से। तो कनाडा ने ये कहा कि चाइना, हम आपके ई व्हीकल पर 85% का टैरिफ हटा करके इसे 15% का कर रहे हैं, एकदम से कम कर दिया, जिससे चाइना के लिए मार्केट खुल जाए। और चाइना ने भी कहा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा था, हमने उस पर वो लगा दिया था, क्या बोलते हैं, टैरिफ लगा दिया था, हम उसे कम कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो चाइना ने भी कनाडा के प्रोडक्ट को अपने यहाँ आने दिया, बाजार खोल दिया। कनाडा को ज़रूरत थी बाजार की, कनाडा को ज़रूरत थी ऐसे देशों की जो माल बना के कनाडा भेज सकें। और आप जानते हैं इसके लिए सबसे अच्छे हैं भारत और चाइना। इसीलिए जब चाइना के साथ ये डील हो गई, अगली डील करी कनाडा ने भारत के साथ। और आप देख रहे हैं कि इस साल के फरवरी के लास्ट में और मार्च की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आते हैं, भारत के साथ डील करते हैं, और सबसे बड़ी डील यूरेनियम की डील भारत के साथ करके चले जाते हैं। कोई देश यूरेनियम की डील करने आ जाए तो समझो उस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। हमसे यूरेनियम की डील करके चला गया है, हमसे कहता है कि हम आपको यूरेनियम देते रहेंगे, आप हमसे जो है संबंध अच्छे रखिए। भारत ने कहा ठीक है कनाडा जी, हम आपके साथ संबंध बनाने को तैयार हैं, यूरेनियम भी आपसे खरीदेंगे, आपको जो चाहिए हम आपको बेचेंगे, आपसे खरीदेंगे। 150 करोड़ लोग हैं, हम अकेले ही देश आपके लिए काफ़ी हैं बाजार के तौर पर। बट एक शर्त है, ये जो नाटक तुम्हारे यहाँ हो रहा है ना खालिस्तान के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। अब कनाडा मरता क्या ना करता, उसने कही मर जाएंगे ऐसे, तो उससे अच्छा है बंद करा दो, उसे खामखाई हमको भी दिक्कत दे रहा है। पहली बड़ी वजह ये है, जो हेडक्वार्टर बन गया था ना खालिस्तान का, कनाडा, वो हेडक्वार्टर को ही पंचर करने का बड़ा अच्छा मौका मिला भारत को, और वो थी ये डील। और इसका मौका किसने दिया? ट्रंप चचा ने। इसलिए मैं कहता हूं 2029 तक, जब ट्रंप चचा जाएंगे 28 में, तो 29 में भारत के भी चुनाव होने हैं, तब तक आप देखेंगे कि इतने बदलाव दुनिया में आ चुके होंगे, भारत में आ चुके होंगे, कि आप ट्रंप से नफरत नहीं करेंगे, ट्रंप को धन्यवाद देंगे। और देखिए इसके साथ ही एक खबर और आती है
कि यूएसए को ये लगता था, ट्रंप को ये लगता था कि हमारे देश में जितने भी अलग अलग तरह के ड्रग्स आ रहे हैं, जो लोग हमारे देश में ड्रग्स के आदी बन रहे हैं, ये ड्रग्स या तो मैक्सिको के रास्ते आता है या वेनेजुला के रास्ते आता है। वेनेजुला तो बहाना बनाया था इसने, बट बोलता था। और या बड़े स्तर पर आता है कनाडा के रास्ते। तो यूएसए ने कई बार कनाडा को इस बात की भी धमकी दी कि तुम जितना जल्दी हो सके ड्रग्स पर कर्ब कर लो, वरना हम कनाडा से हर तरीके के संबंध खत्म कर देंगे। और कनाडा पर 35% टैरिफ भी लगा दिया इसलिए ट्रंप ने कि तुम्हारे यहां से ड्रग्स बहुत आ रहा है, ये बंद करो। तो कनाडा की मजबूरी है कि ड्रग्स पर भी बड़े स्तर पर वो काम करे। और कनाडा में ड्रग्स पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ड्रग्स का पूरा मार्केट चलाने में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो कनाडा का अमेरिका से संबंध खराब होना, कनाडा को बाजार मिलना, ये भारत से कनाडा को फायदा होता है। और इसके बदले में हम खालिस्तानी मूवमेंट को कम कराने में कनाडा से मदद मांग रहे हैं। दूसरा, कनाडा पर जो ट्रंप का दबाव है, ट्रंप जिस तरह से टैरिफ की धमकी दे रहा है या लगा चुका है कनाडा के ऊपर, वो भी कनाडा को मजबूर कर रहा है कि ड्रग्स को कम किया जाए। और अगर कनाडा से, मान लो 1% के लिए, अगर कनाडा से ड्रग्स 0% हो जाता, वहाँ ड्रग्स है ही नहीं, तो खालिस्तानी मूवमेंट केवल 5% रह जाएगा, जो चलेगा पाकिस्तान से। और पाकिस्तान को ये मूवमेंट चलाने की मजबूरी क्यों पड़ रही है, जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है भारत को परेशान करने के। और अगर भारत को ये खालिस्तानी मूवमेंट पूरी तरह से खत्म करना है, 0% करना है, तो सबसे अच्छा और सबसे एकमात्र जो सटीक उपाय वो यही है कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दो। इसीलिए खबरें यूएस में चल रही हैं, यूएस के कई जर्नल्स में, यूएस के कई बड़े बड़े थिंक टैंक्स में, कई रिसर्च पेपर्स में आजकल ये चीज़ें पब्लिश हो रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत जल्द एक बड़ा युद्ध होने वाला है। और इस बार युद्ध इतना भीषण होगा कि जिसको कोई नहीं रोक पाएगा, यूएसए भी नहीं रोक पाएगा और ना भारत किसी की सुनेगा। हालांकि भारत ने पहले भी किसी की नहीं सुनी है, बट यूएसए क्लेम कर लेता है कि हमने रुकवाया, हमने रुकवाया। अगली बार यूएस को ये मौका भी नहीं मिलेगा क्लेम करने का। ये यूएस के कई अलग अलग जर्नल्स में लिखा जा रहा है, उनकी रिसर्च टीम ये बात बता रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको, और ये बात सही भी है कि अगर खालिस्तान मूवमेंट रोकना है तो आपको बड़े स्तर पर पाकिस्तान के टुकड़े कराने पड़ेंगे, तभी पूरी तरह से डेड हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, पंजाब में ये ब्लास्ट हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आईएसआई कर क्या रहा है, आईएसआई का एक गुर्गा है, वो गुर्गा एक्चुअली आईएसआई के लिए भी काम करता है, उसके और भी कई काम हैं। उसका नाम है ये भट्टी है, शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी नाम का व्यक्ति है, ये खबर आई है। शहजाद भट्टी नाम का व्यक्ति है जो पाकिस्तान में रह करके आईएसआई के माध्यम से भारत में उन लड़कों को पकड़ रहा है जो बहुत गरीब हैं, जिनको 20,000 रुपये भी दे दो तो काम करने को तैयार हैं, और उनको 20,000 रुपये दे करके छोटे छोटे ब्लास्ट करा रहा है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि 3 तारीख को कनाडा ने बोला, 4 तारीख को रिजल्ट्स आए और 5 तारीख को ब्लास्ट हुए। 5 तारीख को तो ब्लास्ट हुए ही हुए, उससे पहले भी अप्रैल में भी 1-2 जगह ब्लास्ट हो चुके हैं। पिछले 6 महीने में छोटे छोटे से कई बार ब्लास्ट किए गए हैं। कभी बीजेपी के नेता के बाहर, घर के बाहर कर दिया गया है, कभी बीएसएफ के कैंप के बाहर ब्लास्ट हो रहा है। तमाम जगहों पर ये ब्लास्ट हो रहे हैं। इसमें बड़ा हाथ माना जा रहा है शहजाद भट्टी का। और शहजाद भट्टी कौन है? शहजाद भट्टी वो है जिसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 3 बार मारने का प्रयास किया है, पर 3 बार बच गया है। अभी भी खबरें कई जगह से तो ये आती हैं कि मर गया है, बट लेटेस्ट दोबारा न्यूज़ में ये आने लगा है, तो हो सकता है जिंदा बच गया हो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार इसको टारगेट कर रही है और इसने कई बार जिम्मेदारी भी ली है अलग अलग तरह के हरकतें कराने की। और अभी भी माना जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुए हैं इसी ने करवाए हैं। देखिए, एक चीज़ और बताऊं, लॉरेंस बिश्नोई ने जब इसे मारने की कोशिश, गैंग ने मारने की कोशिश की थी, उस समय ये पुर्तगाल में था। एक बार मारने की कोशिश की थी, उस समय ये ब्राज़ील में था। और एक बार मारने की कोशिश करी, उस वक्त ये पाकिस्तान में था। 3 बार बच गया है ये। और देखा ये जा रहा है कि लगातार हमले हो रहे हैं। हमले भी देखो, अगर मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से। देखो, जो एजेंसीज हैं उन्होंने 9 अप्रैल और 16 अप्रैल को भी ये पकड़ा था कि 2 जगह और ब्लास्ट करने की इन्होंने योजना बनाई थी। एक जगह तो इन्होंने पटरी को उड़ा देने की योजना बनाई थी पंजाब में, इन्हीं ग्रुप्स ने, ठीक है। साथ ही ये भी पाया गया है कि लास्ट ईयर देयर वर टारगेटेड किलिंग्स ऑफ सरपंच इन अमृतसर एंड तरन तारन। कुछ सरपंचों की हत्या हुई थी लास्ट ईयर।
लोगों का जो खबरें छप रही हैं वो ये है कि ये खालिस्तानी गैंग्स नहीं करवाए हैं, और खालिस्तानी गैंग्स की तरफ से या जो ऊपर से क्लैरिफिकेशन आता है वो ये कि भाई ये तो आपसी रंजिश में मारे गए। ठीक है, उसके साथ ही खबर ये आती है कि ऑन April 7 लास्ट ईयर अ ग्रेनेड वॉज हर्ल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ बीजेपी लीडर मनोरंजन कालिया। बीजेपी लीडर थे मनोरंजन कालिया, इनके घर के सामने भी क्या मिला था? ग्रेनेड। ठीक है, बीजेपी हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के बाहर एक स्मॉल स्केल का हमला हुआ था इस अप्रैल की 1 तारीख को। ठीक है, इन मार्च लास्ट ईयर 2 मोटरसाइकिल बॉर्न साइलेंट्स हर्ल्ड अ हैंड ग्रेनेड एट द ठाकुर द्वारा सनातन मंदिर इन अमृतसर, वहाँ भी देखा गया था। मतलब कई जगहों पर इनकी एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं, कहीं मंदिर के बाहर, कहीं बीएसएफ के कैंप के बाहर, इस तरह से अलग अलग तरह से ये डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, विशेष तौर से बीजेपी लीडर्स को, विशेष तौर से बीजेपी सरकार को और नरेंद्र मोदी सरकार को कि देखो पंजाब की तरफ देखने की कोशिश मत करना, यहाँ हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। स्मॉल स्केल्स हमले किए हैं इन्होंने या ब्लास्ट किए हैं, जिसमें अभी तक मृत्यु नहीं हुई है केवल सरपंचों के अलावा, बाकी ये एक भय क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा एक अभी तक इसमें चल रहा है। ठीक है, तो अब देखना ये है कि इसको कैसे कर्व किया जाएगा। जब एक बड़े शहर में या गांव में कई युवा जो बेरोजगार हैं, जो कोई काम धंधा नहीं कर रहे और ड्रग की आदत पड़ गई है, उनको कोई भी आकर के पैसे दे करके थोड़ा सा काम करा लेता है, ऐसी स्थिति में पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि ये चेन स्टार्ट कहाँ से हुई है। उस लड़के से पूछो जिसने ब्लास्ट किया है कि भाई तुझे पैसे किसने दिए? मुझे नहीं पता, मुझे कोई आकर के दे गया था। अब वो कोई कौन था जानते ही नहीं है, तो आप कैसे ट्रेस करोगे? इस तरह के मूवमेंट की पूरी चेन ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। बट देखते हैं हमारी एजेंसीज इसको कैसे कर्व करती हैं, और ये भी देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का इलाज किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की 1 वर्ष हो चुकी है। इंडियन आर्मी ने बिल्कुल चेतावनी दे दी है कि सेकंड पार्ट कभी भी हो सकता है, तो पाकिस्तान के दिन अब ज़्यादा बचे नहीं हैं। देखते हैं पंजाब को कितनी जल्दी साफ़ किया जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।